हेलो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी जो व्याकरण की बुक है वर्तिका बुक, उस वर्तिका बुक में से पाठ 9वां जो क्रिया और काल है, उसमें से आज के इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया यानी वर्ब, जो अंग्रेजी में से वर्ब कहते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपका PE2 का भाग है। PE2 में ये PE2 के परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्रिया की परिभाषा, उसके प्रकार, क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने पिछले वीडियो में PE1 में हमने विशेषण पढ़ा, विराम चिन्ह पढ़े। PE2 में शुरुआत में मैंने आपको लिंग वचन के बारे में बताया था, फिर हमने सर्वनाम भी पढ़ा। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी आपकी जो व्याकरण की बुक है, ग्रामर की बुक है वर्तिका, वो बुक खोल के बैठना है इस वीडियो को देखते समय, और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखने से आपको इसका फायदा होगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो देखते समय आपकी वर्तिका बुक खुली होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आपकी जो वर्तिका बुक है। वर्तिका बुक में से क्रिया के बारे में, क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, इससे पहले भी आपने कक्षा 5 में क्रिया के बारे में पढ़ा है। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, नहीं होगी तो फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो क्रिया यानी वर्ब, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी बुक में देखिए, बुक खोल के बैठिए। आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल्स आपकी वर्तिका बुक देखिए। वर्तिका बुक में ये पेज नंबर 45 पेज नंबर पर कुछ चित्र दिए गए हैं। वो चित्र यूं है, करण लिख रहा है, गीता गाना खा रही है, और गाय चल रही है, अजय सो रहा है। ये सभी शब्द सोना, खाना खाना, लिखना और चारा चरना, ये सभी शब्द क्रिया है, या हमारे शरीर से जो भी काम होता है, जो भी कार्य होता है, वो क्रिया कहलाता है। जैसे बैठना, उठना, चलना, फिरना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, ये सभी क्रिया हैं। हमारे शरीर से, बॉडी से जो भी काम होता है वो क्रिया कहलाता है, उसी की क्रिया हम कहते हैं। या हमारी बॉडी से काम करवाया जाए, उसे भी हम क्रिया कहेंगे। हम दूसरे से काम ले सकते हैं, या दूसरा हमसे काम ले सकता है, वो भी क्रिया होती है। तो ये सब क्रिया के शब्द हैं। तो आइए हम क्रिया की परिभाषा जानेंगे। डेफिनेशन, क्रिया किसे कहते हैं, ये है क्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन। क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। आपकी वर्तिका बुक में भी परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा आपको एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आपको ये परिभाषा याद करनी है। तो क्रिया की परिभाषा अभी मैंने आपको बताया, जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, सोना, ये सभी क्रियाएं हैं। उसके बाद और कुछ जानकारी आपको मैं दे रहा हूं नीचे, क्रिया के बारे में विशेष और जानकारी क्या है, वो ये है, प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। किसी भी भाषा में क्रिया का महत्व होता है। प्रत्येक भाषा के वाक्य में, सेंटेंस में क्रिया का महत्व होता है, और क्रिया अंत में होती है। किसी भी वाक्य के अंत में, आखिर में होती है। जैसे गा रही है, कर रहा है, चल रहा है, सो रहा है, ये वाक्य के अंत में होती है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से पूरा होता है। बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता, वाक्य अधूरा होता है। तो प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है, और क्रिया वाक्य के अंत में होती है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया वर्ब किसी कार्य को, किसी काम को करने या होने को दर्शाती, होने के कार्य को दर्शाती है। और अंत में क्रिया को करने वाला कर्ता कहला जाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता उसे कहते हैं। जो काम पूरा कर रहा है, जो कार्य को पूरा कर रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। तो ये हम देखेंगे कर्ता, कर्म, क्रिया किस तरह से हो रहा है।
ये सभी जानकारी परिभाषा, उदाहरण और ये कुछ विशेष जानकारी क्रिया के बारे में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। धातु किसे कहा जाता है? देखिए आपकी वर्तिका बुक में भी दिया गया धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप यानी क्या? इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। क्रिया का मूल रूप जैसे हस, हस ये मूल रूप है, इसे धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? हस। अगर उसको हम प्रत्यय लगाते हैं तो फिर हस से हसना। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बदलता है या बनता है। मूल रूप धातु हस है तो उसको ना प्रत्यय लगाएंगे तो फिर हम हस, हसना, बोल, बोलना, पढ़, पढ़ना। तो मूल रूप क्या हुआ? हस, बोल और पढ़। उसको अगर ना प्रत्यय लगाते हैं तो सामान्य रूप बनता है हंसना, बोलना, पढ़ना। ये हुआ धातु और उसके बारे में जानकारी। जैसे आपकी वर्तिका बुक में भी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं आपकी वर्तिका बुक में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा परिभाषा और मूल रूप धातु क्या होता है। आगे हम बढ़ेंगे क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पिछले साल भी आपने पढ़ा था क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। क्रिया के भेद यानी प्रकार या भेद उसी कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। देखिए यहां पर कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लेकिन इस साल आपको सिर्फ आपको इस साल कर्म के आधार पर ही पढ़ना है। प्रयोग के आधार पर आपको अगले साल पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ कर्म के आधार पर ही दिए गए दो प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आपके वर्तिका बुक में दिया गया है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। उसके बारे में हम पढ़ने से पहले एक और बात देखिए। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया तो आपको पता चल गई जो वाक्य के अंत में होती है। कर्ता, कर्ता इससे पहले मैंने बताया था आपको, जो काम को पूरा कर रहा है, जो कार्य को पूरा कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता। अब कर्म देखिए, कर्म यहाँ पे किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा मैं। उदाहरण देखिए, नेहा दूध पी रही है। इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कर्ता, कर्म और क्रिया। नेहा दूध पी रही है, तो इसमें नेहा क्या है? बिल्कुल सही, नेहा एक कर्ता है, उस कार्य को पूरे करने वाली व्यक्ति है। तो नेहा कर्ता, दूध पी या दूध कर्म है। यहां पर क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव दूध पर पड़ रहा है, तो इसलिए दूध क्या हुआ? कर्म हुआ और अंत में पी रही है या रही है यह क्रिया हुई। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। तो नेहा कर्ता, दूध पी कर्म, रही है क्रिया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कर्ता, कर्म किसे कहते हैं। समझा ना? इसके अन्य उदाहरण आप लेके बना सकते हैं इस तरह से। कर्ता, कर्म, क्रिया आपकी वर्तिका बुक में उदाहरण दिए गए हैं। तो ये हुआ, मैंने आपको कर्ता, कर्म और क्रिया समझाने के लिए, इससे पहले कर्ता बताया था मैंने, अभी कर्म समझाया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया के आधार पर दो भेद, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो उसका पहला प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। आपके वर्तिका बुक में भी दी गई है परिभाषा। यहां पे भी देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं।
आपकी वर्तिका बुक में है, देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपकी वर्तिका बुक में सेम डेफिनेशन दी गई। उदाहरण, राकेश उठता है या लड़की पत्र लिख रही है। लड़की पत्र लिख रही है, अंशु पुस्तक पढ़ती है। यहां पर और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं होती। तो यहां पर जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, यहां पर कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, देखिए। तो लड़की पत्र लिख रही है, इस वाक्य में देखिए लड़की क्या है, बिल्कुल सही, कर्ता है। पत्र क्या है, कर्म है, और लिख रही है, क्रिया है। तो यहां पर इस लड़की का प्रभाव, इस लड़की का फल पत्र पर पड़ रहा है। तो पत्र क्या हुआ, कर्म। एक और बात मैं बताता हूं आपको, कर्म कैसे पहचानना है, सकर्मक क्रिया कैसे पहचानना है। उदाहरण, एग्जाम में आएंगे, परीक्षा में आएंगे, तो सकर्मक क्रिया कैसे पहचानना है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या ये प्रश्न शब्द लगाकर आप प्रश्न पूछेंगे। तो यहां पर देखिए, लड़की क्या लिख रही है, तो उत्तर जो मिलेगा आपको वो कर्म होता है। तो उत्तर क्या मिलेगा हमें, लड़की पत्र लिख रही है, तो पत्र ये क्या हुआ, कर्म हुआ। तो जो उत्तर आंसर हमें मिलेगा उसे कर्म कहा जाता है। तो एक एक क्लू में आपको बताया आपको कि कर्म को पहचानने के लिए हाँ क्या ये लगाकर प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो मिलेगा वो उत्तर होगा कर्म। अंशु पुस्तक पढ़ती है, यहां पर अंशु क्या हुआ, कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ती है क्रिया। यहां पर भी लगाया, अंशु क्या पढ़ती है, उत्तर मिलेगा पुस्तक, तो पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, तो इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। आपके उदाहरण वर्तिका बुक में भी उदाहरण दिए गए हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। आपके बुक में थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, मैंने अभी पहले आपके बुक में अकर्मक दिया गया है, फिर सकर्मक दिया गया है। पहले हमने सकर्मक पढ़ा है, अब हम अकर्मक की ओर बढ़ते हैं। अकर्मक सकर्मक के विपरीत है, कंप्लीट अपोजिट है। कैसे, देखिए, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता और जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक होती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रणव इंजीनियर है, यहां पर कर्म नहीं है। प्रश्न अगर करेंगे हम प्रणव तो वहां पर प्रश्न नहीं बनेगा। यहां पर प्रणव क्या है, कर्ता है, और इंजीनियर है, यहां पर कर्म है, कर्म नहीं क्रिया है, तो कर्म यहां पर नहीं होता। तो अकर्मक में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक कहते हैं। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, यहां पर सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ होगा। यहीं तक आपके बुक में क्रिया के बारे में दिया गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रिया को समझाना यही उद्देश्य था। आपकी वर्तिका बुक में दिया गया है, इस पर जो भी प्रश्न आपको आएंगे, चाहे वर्कशीट में हो या PE2 के परीक्षा में हो, वो आपको ध्यान से पूरा करना है। ओके, तो यही आज हम रुकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे। आज आपको जो वीडियो आज की वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया गया वो आशा है कि आपको समझा होगा। तो इसी उम्मीद से, इसी आशा से आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।